कुछ रोज पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पंडित नेहरू ने गलतियां नहीं ब्लंडर किया है, लेकिन कल की जो स्टेटमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आई है उसमें कुछ और ही है। उनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना है तो ये मेहरबानी स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को? सफ़ेद झूठ बोलने की आदत और फितरत फारूक अब्दुल्ला साहब की है, और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने इशू किया है जी, एक सफ़ेद झूठ से बड़ी बात नहीं है। आप वो वक़्त गया जब आप एक इमोशनल ब्लैकमेल जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर के लोगों को करोगे, सपने दिखाओगे, नारे दोगे, होगा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ बात करोगे। अब वो चलेगा नहीं। अब इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ही इस देश का एक अकब नारा है। इस पे कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को बड़े तरीके से डील किया और पूरी दुनिया ने मीडिया, सोशल मीडिया पे डिबेट की है। इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 का और फिर माउंटबेटन प्लान, जिसमें एक ही लाइन में था कि जहां प्रोविंशियल असेंबलियां थी, भारत दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक प्रिंसली स्टेट्स, 562 प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज को चर्चा ना करें, जम्मू कश्मीर चूंकि प्रिंसली स्टेट्स थी और प्रिंसली स्टेट्स में वहां का जो डी फैक्टो रिकॉग्नाइज्ड रूलर था, जो कि महाराजा हरि सिंह थे, वो जहां डिसाइड करेंगे उसी साइड वो प्रदेश उस तरफ जाएगा। बड़ा साफ और स्पष्ट। महाराजा हरि सिंह ने, शेख अब्दुल्ला साहब ने थोड़ी कोशिश नहीं की उनको परेशान करने की, उनको डीरेल करने की, उनको डबल माइंड करने की, और ऐसे ऐसे नारे देने की जो नारे अपने आप में डिविसिव थे, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे नहीं थे, भारत के लिए अच्छे नहीं थे। और जो उनकी रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस सरदार पटेल के साथ हुई, तो उसमें पता लगता है कि उन्होंने किस स्थिति और परिस्थिति में, बल्कि अंग्रेजों के साथ मिलकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम एक वक्त होता था 1939 में, फिर इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गया, अंग्रेजों के साथ मिलकर यहाँ पे एक ट्रबल क्रिएट करने का कोशिश किया। क्योंकि 562 में अकेली प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट राज नहीं था। तो महाराजा हरि सिंह जी ने, जो कि राष्ट्रवादी थे, जिन्हें भारत के लिए पूरा प्यार था, जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की आज़ादी की बात की थी, जिन्होंने जितने भी रिफॉर्मिस्ट मेजर थे विशेष भारत में बाद में आए लेकिन यहाँ पे आए, चाहे वो बच्चियों को पढ़ाने की बात थी, चाहे वो दलितों के लिए एक स्कूल कॉलेज ओपन करने की बात थी, मंदिरों में या मंदिरों में जाने की, या ओवरऑल समरसता की, स्वच्छता की, या ओवरऑल जिसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात थी, उन्होंने उस वक्त की। ये उनका फैसला था, क्लियर और कैटेगोरिक। और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूरी 561 रियासतों के साथ हुआ, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर के साथ भी हुआ। सेम मॉडल, सेम पैटर्न। लेकिन उसके बाद जो ये बात नहीं कहते कि जो धारा 370 का लाना, जो 35A का लाना, जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को देना, महाराजा हरि सिंह सिरे से इसके विरुद्ध थे जी। उन्होंने एक वक्त तो ये भी थ्रेटन किया कि मैं एक्सेशन भी अपना वापस ले लूंगा। बल्कि आपने अगर बात ही शुरू की है तो नेहरूवियन ब्लंडर, एक नया एक फ्रेज भारतीय एक लिटरेचर में, कॉरेस्पॉन्डेंस में, इंडियन हिस्ट्री में एक नई बात आ गई है। उस नेहरूवियन ब्लंडर के पीछे जो आदमी थे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही थे। नेहरूवियन ब्लंडर नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट पाकिस्तान के लीगल कंट्रोल में जी। नेहरूवियन ब्लंडर नंबर 2, जो सेंट्रल सिल्क रूट, जो सिकंदर के वक्त का एक, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम था, हमारा सेंट्रल एशिया के साथ डायरेक्ट एक्सेस था, आपने अक्साई चिन प्लेट पे डाल के उसको दे दिया। नेहरूवियन ब्लंडर नंबर 3, ये धारा 370 और 35A जी। नेहरूवियन ब्लंडर नंबर 4, अब मैं फैक्ट्स पे जाऊंगा तो दूर बात हो जाएगी। महाराजा हरि सिंह आज से अक्टूबर से 15 अगस्त से 3 महीना पहले उन्होंने अपनी डिजायर एक्सप्रेस की थी कि मैं भारत के साथ जाना चाहता हूं जी। बट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के इन्फ्लुएंस में आके इसके एक्सेशन को डिले किया गया। आपको उनका लेटर है जून जुलाई का कि आई वांट टू, अगस्त में बाकी उन्होंने अपना दिया, उन्होंने जून जुलाई में कहा आई वांट टू गो विद इंडिया। लेकिन एक कन्फ्यूजन्स और जिसे कहते हैं ऐसा एक मिस्ट धुंध का एक माहौल बनाया गया, जिससे जम्मू कश्मीर ने सफर किया, जम्मू कश्मीर ने कत्लो गारत हुआ और जम्मू कश्मीर में 6-7 साल। लेकिन उनका ये तर्क है कि मुस्लिम बाहुल स्टेट होने के बावजूद भी हमने ऑप्ट किया गांधी और नेहरू के भारत को। देखें,
मैंने कहा आपको कि माउंटबेटन प्लान में शेख अब्दुल्ला कहीं पिक्चर में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कहीं पिक्चर में नहीं है। हाँ, ये क्रेडिट आप उसको दे सकते हैं ईमानदारी के साथ कि जब सरकार बनी, उस इंटीरियम सरकार के वो सरबराह थे, प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जब भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी तो वहाँ पे जो फैसला लिया गया उस फैसला के वो पार्ट थे, बट वो उस फैसले का इतना मटेरियल सिग्निफिकेंस था नहीं जी। और आपने उस फैसले में का इतना पुण्य नहीं कमाया जितना आपने पाप ले लिया, क्योंकि 2 साल बाद ही आपने भारत के विरुद्ध रिवोल्ट खड़ा कर दी, आपकी सरकार को गिराना पड़ा और आपको जेल में डालना पड़ा उसमें। तो ये यू टर्न आपने जो पुण्य वो यू टर्न आपका उल्टा पड़ गया। और फिर लेकिन ये कम से कम था कि जब ये एक और नई बात बताऊं आपको आपके चैनल के माध्यम से, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में इकदार में जम्मू कश्मीर में आई, जम्मू कश्मीर में लूटपाट, जम्मू कश्मीर में भाई भतीजाबाद, जम्मू कश्मीर में रीजन और रिलीजन के नाम पे गैप ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। 1953 तक 47 से लेके 52-53 का जो दौर था बड़ा टर्बुलेंट था जी। लेकिन उसके बाद 75 तक का दौर जब ये पावर से दूर रहे कश्मीर पीसफुल था। जब ये 75 में आए ये फिर दोबारा रिवाइव हो गया कि जब मेरा कहने का मकसद है कि जब ये आते हैं ये एक फॉल्स एक नैरेटिव, अनट्रू नैरेटिव जो कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का टेम्परामेंट से मैच नहीं करता, जो भारत के हित में नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, उसे चलाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये बार बार हालात बिगड़ते हैं। फारूक अब्दुल्ला जानते हुए भी, मैंने फिर बोलूंगा, झूठ बोलने की आदत है, शो बनाने की आदत है। ये भी उनके झूठ का एक ऑफ शूट है, एक उसका पार्ट है। दिसंबर 11 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया। एग्जैक्टली। उसके बावजूद भी कुछ सियासी जमातें जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अभी भी कश्मीरी आवाम को बरगला रहे हैं कि आपके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे। वो कहते हैं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस को, मैं भी वकील हूँ पेशे से, तो कई बार हम बोलते थे कि माय लॉर्ड्स वेयर विल वी गो, नो यू कैन गो टू माय लॉर्ड्स ओनली। तो अब इनको तो माय लॉर्ड भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि कश्मीर के साथ बहुत गलत किया है इन्होंने। इनको भगवान खुदा भी माफ नहीं करेगा कि जितना धोखा इन्होंने कश्मीर के लोगों को दिया है और जो सब्ज बाग उनको दिखाए हैं। नौकरी आएगी, तरक्की आएगी, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तरक्की आई जम्मू कश्मीर में, डेवलपमेंट भी हुआ, विकास हुआ, लेकिन चंद परिवारों का हुआ, इनके रिश्तेदारों का हुआ, इनके चमचों का हुआ। आम आदमी विकास से, तरक्की से, रोजगार से जम्मू कश्मीर से दूर रहा। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ने खुली फिजा में सांस दी है। नरेंद्र मोदी जी का और खासकर गृह मंत्री जी के जो ट्रेल ब्लेजिंग जो कदम है वो रिजल्ट दे रहे हैं, जिसका नतीजा आपने राष्ट्रीय फिल्म दिवस पे देखा, आपने नए साल का कार्यक्रम देखा लाल चौक में, आपने एक टूरिस्ट इन्फ्लक्स पूरी दुनिया ने देखा। और जो ट्विटर के माध्यम से 11 बजे पोलो व्यू से जो ट्वीट करते हैं यहाँ के टूरिस्ट, वो भी कश्मीर बदल चुका है। नया जम्मू कश्मीर की एक नई गाथा का जिसे कहते हैं एक सिग्नल है, उसका हार्बिंजर है। लेकिन वो आप पर आरोप लगाते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं। ये विकास जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विकास हुआ है। इनके जिला स्तर पर बड़े बड़े मुख्यालय बन गए हैं, पार्टी ऑफिसेज बन गए हैं। वो तो ये कहते हैं कि विकास हुआ ही भारतीय जनता पार्टी का और उनके लोगों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो अलग आर्गूमेंट है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने आप को ब्रेसअप कर रही है, और आपके ध्यान में रहे कि जितना भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठनात्मक विस्तार किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पार्टी के ऑफिस है जिला हेडक्वार्टर में, बिल्कुल वाइट मनी, और वाइट मनी भी कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। हर एक में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर के कंट्रीब्यूशन से बन रहे हैं, इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता। इनको परेशानी यही है कि इनका नैरेटिव, इनका व्यू पॉइंट, इनका लोगों को बरगलाने की जो क्षमता वो पिट गई है। अब उसमें वो घिसा पिटा आर्ग्यूमेंट है, वो चलेगा नहीं। वो दकिया न्यूज़, वो आउटडेटेड हो गया उसका, उसकी वो जिसे कहते हैं वो लोग है डेट ओवर हो गया उसका, अब वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे नया नैरेटिव चलेगा। पठान साहब, बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि आप बड़े माहिर हैं यूज एंड थ्रो। आपको जरूरत पड़ी तो आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यूनाइटेड नेशन में ले गए, सरकार का हिस्सा बनाया। अब जब जरूरत नहीं पड़ी है तो आप कहते हैं कि ये बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं पर्सनली, हमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला या नेशन कॉन्फ्रेंस से पर्सनली हमें किसी के साथ कुछ नहीं है। और ये भी मैं बोलूँ कि सिर्फ लूट ही की, ऐसा भी नहीं, क्योंकि नेता रहे, कंस्ट्रक्टिव काम भी किया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो देखें,
दे ऑव एन आंसर। आने वाली जनरेशनों को जवाब तो देना पड़ेगा, नस्लों को जवाब तो देना पड़ेगा। अब 3 दशक शेख साहब, फारूक साहब, उमर साहब, पावर तो सत्ता तो आप ही के पास रही, आप ही दिल्ली के साथ नेगोशिएट करते थे। अब कहां जम्मू कश्मीर को ले गए? अरे भाई जम्मू कश्मीर के पास इतने पैसे भी नहीं कि जम्मू कश्मीर अपने मुलाजमीन की तनख्वाह दे पाए, सैलरी देने के लिए तनख्वाह नहीं। पूरे देश में सबसे बड़ा ग्रांट एंड एड आपको मिला। जो भी सरकार दिल्ली में बनी उसका पूरा सपोर्ट मिला। कैसे नहीं मिला? शेख अब्दुल्ला साहब कुछ कोई आदमी नहीं थे यहाँ पे, लेकिन इंटरिम सरकार उनको बना दी। इंटरिम सरकार के सरवा बन के, कैबिनेट बन के, कोई चुनाव नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको भेज दिया। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनके कहने पर बन गई। फिर यहाँ का जो पहला परिसीमन हुआ वो शेख अब्दुल्ला ने किया, और उस परिसीमन में कभी पॉपुलेशन सेंसस था ही नहीं, तो आपको कौन सा नहीं दिया? फिर आपने थोड़ा देश के विरुद्ध, लेकिन फिर आपने माफी मांगी 1975 में। फिर आपका एमएलए कोई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री आप, मंत्री आपके, फिर दोबारा प्लेट पे डाल के दिया आपको। 87 में फिर कांग्रेस एनसी गठबंधन होगा जिसने इस रियासत का बेड़ा गर्क किया। फिर अटल जी ने भी कोशिश की आपको मंत्री बना के पूरा दुनिया घुमाने की, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप वो जिसे कहते हैं खाना, और फिर जिस थाली में खाना उसी में छेद करना जी। तो भारत के विरुद्ध, भारतीयता के विरुद्ध, राष्ट्रवाद के विरुद्ध जो जख्म आपने दिए हैं, और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो छला, जो ठगा है आपने, इसके लिए तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, जम्मू कश्मीर भी माफ नहीं करेगा। बट हानिया साहब, ये यूनिलैटरल सीज फायर, अब देखिए नई नई आजादी मिली थी, क्या उस वक्त समय कहता था कि यूनिलैटरल सीज फायर करनी थी? हमारी आर्मी किसी हद तक आगे बढ़ चुकी थी, और आर्मी के मनोबल को डिमोरलाइज करने वाली बात ही है। सिर्फ सीज फायर नहीं, यूनाइटेड नेशन में जाना, हमने 4-5 दशक के बाद हमने क्या बोलो, मैं कहता हूं कांग्रेस सरकार का यह स्टैंड रहा कि नो थर्ड पार्टी मीडिएशन। ये कांग्रेस सरकार का, लेकिन नेहरू जी तो पहले ही थर्ड पार्टी मीडिएशन यूनाइटेड नेशन चले गए, यूनाइटेड नेशन चले गए। जीतती हुई फौज थोड़े ना कभी सीज फायर करती है। देयर इज ए वेरी वेरी लीड क्वेश्चन। मैं हर एक से पूछता हूं कि, मैं पहले भी आपके चैनल पर शायद कहा कि मेरे जो दादा थे वो एक बेल्ट फोर्स के ऑफिसर थे जी, और कहते थे ये गिलगित बाल्टिस्तान पे हमारे बुजुर्गों की हड्डियां और खून आज भी पड़ा है जी। तो ये किसी के बाप दादा की जागीर नहीं थी, आपने सीज फायर कर दिया और दे दिया पाकिस्तान को। ये हमारे जम्मू कश्मीर आया कहां से जी? जम्मू कश्मीर वाज नो एंटिटी। जम्मू कश्मीर नाम की कोई एंटिटी देश के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे, आप चोलाज, आप मौर्याज, आप गुप्ताज कह रहे, देखें जम्मू कश्मीर नाम की कोई एंटिटी है नहीं जी। ये जम्मू कश्मीर, जब महाराजा गुलाब सिंह का यहाँ राज तिलक हुआ तो डोगरों ने क्या, जम्मू का राष्ट्रवादी डोगरा, सिख, पहाड़ी, गुजर, उन्होंने जनरल जोरावर सिंह के नेतृत्व में जाके गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, स्कार्दू, तो अक्सई चिन, शख्सगाम वैली, ये सब जम्मू कश्मीर का पार्ट। जम्मू कश्मीर एक रियासत पहली बार एग्जिस्टेंस में आई, तो आपने इसको खुद कर दिया। बिल्कुल आपने एक रॉन्ग नैरेटिव, एक रॉन्ग सजेशन देके वो एरिया जो कानूनी, जो संवैधानिकली, जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर का अटूट अंग था, वो आपने प्लेट पे जाके पाकिस्तान को दे दिया। और दूसरा पार्ट आपने सेंट्रल एशिया के साथ हमारा एरिया ब्लॉक कर दिया। मैं छोटी सी एग्जांपल साइड करता हूं। इस बार G20 में एक नया भारत ने रेजोल्यूशन लाया है, और उस G20 में फोकस किया गया है कि यूरोप, मिडल ईस्ट एशिया और भारत के बीच में ट्रेड मजबूत किया जाएगा। अरे यही तो सिल्क रूट था जी, यही तो 47 से पहले होता था जी। आपके जो गेन्स, जो आप गेन्स की बात है, जो आपके हाथ में था, आपने स्क्वेंडर कर दिया। अब 70 वर्ष के बाद भारत उसे रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो जो मिडिल ईस्ट, यूरोप का और इंडिया का एक ट्रेड चैनल बनाने की बात की, वही तो है। और बेल्ट रोड इनिशिएटिव $90 बिलियन का, और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर 90 बिलियन की लागत से उन्होंने एक नया अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अपने आप में एक फलक्रम है पाकिस्तान का और चाइना, इकोनॉमिक फलक्रम है। वी हैव लॉस्ट इट जी। तो आपने तो इकोनॉमिकली फ्लिटरवे कर दिया, पॉलिटिकली फ्लिटरवे कर दिया, डिप्लोमेटिकली फ्लिटरवे कर दिया, और मॉरली भी हर डोगरा आहत है इससे जी। मैंने आपको अपने ग्रैंडफादर का बोला कि उनके लास्ट वर्ड्स हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान में हमारे बुजुर्गों की हड्डियां गिरी हैं। तो ये डोगरा फोर्सेस का आपने गेम स्क्वाड्रन पे कर दिया, और अब आप जाके नई नई कहानियां और तकमे लोगों के साथ पढ़ेंगे। वन मोर पार्ट, इंडस वाटर ट्रीटी। अरे भाई, एक एग्रेसर को आप पानी देंगे क्या? आपकी छाती पे एक आदमी बैठ के आपका एरिया इलीगली कंट्रोल करके बैठा है। आप अब इस डिबेट को करने की बड़ी लेट हुई है। 1960 में नेहरू जी ने की है। आप पानी क्यों देंगे उनको? व्हाट फॉर? क्यों देंगे पानी? उसको बोलो पानी तब देंगे जब पहले आप हमारा एरिया छोड़ेंगे। व्हाट फॉर? आपने बांग्लादेश का वॉर जीता, आपने अनदर ब्लंडर
जी। आपने बांग्लादेश का वॉर जीता, 1 लाख के पास वॉर प्रिजनर आपके पास, और आप कह रहे हैं जो आपके पास है वो आप रख लो, जो हमारे पास है हम रख लो। अगेन है ब्लंडर। आप भारत को डिमोरलाइज करने में, आप भारत को डेमोनाइज करने में, आप भारत की फोर्सेस का एक मोरल, एक डाउन प्ले करने में आपने कोई कसर ही कोई नहीं छोड़ी। इसे वीक लीडरशिप ना कहें तो और क्या कहें। जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नेहरू जी, नेहरू जी ब्लंडर ना कहें तो क्या कहें। शेख अब्दुल्लाह डायलेमा, एक बुक इंडियन एक्सप्रेस ने कल उसका परसों बुक रिव्यू छापा है, उस बुक रिव्यू को लेके इन्होंने, मुझे लग रहा है बोल्डन होके वो लिख रहा है, बहुत बड़ी कहानियां लिख रहा है शेख अब्दुल्ला जी। पर शेख अब्दुल्ला साहब के डायलेमा की वजह से जम्मू एंड कश्मीर सफर कर रहा है। वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को आज तक सच नहीं बता पाए। फारूक साहब सच नहीं बता पाए, उमर अब्दुल्ला सच नहीं बता गए, लेकिन अब सच तो बोलना पड़ेगा, लोग सच जान के हैं। अब लोग इनके मुंह से नहीं, लोगों ने की अपनी समझ काम करती है, अपना सेंस काम करता है, अपनी जिसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस भी काम करती है उनकी। अब 5 सेंसेस हैं, छठी सेंस भी जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सहा है। जम्मू कश्मीर में बहुत दुख, बहुत दर्द देखा है जम्मू कश्मीर में, बहुत गुर्बत, बहुत मुफलिसी, बहुत बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में देखिए। अब जम्मू कश्मीर अपने पंख फैलाना चाहता है, जम्मू कश्मीर एक्सपैंड करना चाहता है, और आई एम होपफुल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये टारगेट जो है वो जम्मू कश्मीर अचीव करेगा। लेकिन आज अगर हम बात करें पठानिया साहब, आज पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, और उससे पहले अर्बन लोकल बॉडीज का भी 2014 के बाद से विधानसभा के चुनाव हो ही नहीं पाए। जी। कहीं ना कहीं खतरे में है। विपक्ष ठीक ही कहता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र खतरे में है। फारूक अब्दुल्ला साहब की गलत नीतियों, उनके गलत प्रोग्रामों और नेहरू ब्लंडर की वजह से अब 10 साल से आप बैठे हो, अब भी आप देखें मैं आई पुट अ लीड क्वेश्चन टू यू जी। क्या जरूरत है जम्मू एंड कश्मीर की 2 यूटीज बनाने की? क्या जरूरत है जम्मू एंड कश्मीर में परिसमन करने की? चूंकि उन ब्लंडर्स को ठीक करना है। आज यूटी बनने से रिजल्ट तो आपको मिला है, एक अपटीन नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आपको मिली है, ग्रेटर नंबर ऑफ टूरिस्ट आए हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एक एक्सपीरियंस अभाव जो पहले था अब वो अभाव नहीं, अब उसका सेंस है उनमें जी। और ग्रेटर नंबर ऑफ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ रहा है, और सिक्योरिटी फ्रंट पे भी हम लोगों ने काफी अचीव किया है। हालांकि ढांगरी आप बोलेंगे, मैं पहले आपको प्रियम्प्ट कर दूं, बाटा डोरिया और डीके जी, और इससे पहले वो कश्मीर वाला जो अटैक है वो एक ब्लैक स्पॉट्स हैं एक सरकार के जीवन, लेकिन इवन देन वी हैव अचीव्ड इसमें जी। तो इन गलतियों को ठीक करने में अब चुनाव क्यों नहीं जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी डिटेल परिसीमन था, उस परिसीमन होने के बाद वोटर रिवीजन, और मुझे लगता है वोटर रिवीजन अब वो खत्म है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। निकाय चुनाव की जहां बात है, निकाय चुनाव की प्रक्रिया तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर में शुरू थी। ड्राफ्ट रिजर्वेशन भी पब्लिक डोमेन में डाल दी गई थी, लेकिन 2 विषय उभर के आए, एक तो ओबीसी रिजर्वेशन निकाय में जी। और दूसरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डिलिमिटेशन परिसीमन। ग्रेटर कैलाश वाला जो वार्ड है 30,000 वोट, मल्होत्रा मल्ले वाला वार्ड बाय एंड लार्ज 3,000 वोट। तो कहीं ये चुनाव मेरे ख्याल में 2018 में हुए थे। 2018 में नतीजे भी आए, नतीजों में ये भी आया कि ये ग्रेटर कैलाश वाला जो जीता है इतने 1000 वोटों से जीता है, और ये भी रिजल्ट आया कि वार्ड नंबर 72 वाला 500 वोटों से जीता। तब आपको इस चीज का एहसास नहीं था कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और अचानक जब टेन्योर खत्म होता है आपको यूनिफॉर्मिटी याद आ जाती है। आप योर क्वेश्चन इज, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं कोशिश करूंगा उसमें क्लैरिफाई करने की। जी। चुनाव में परिसीमन करना ये सरकार का प्रेरोगेटिव कहता है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जब वो ड्राफ्ट रिजर्वेशन लगाई तो जब ये ऑब्जेक्शंस में ये बातें उभर के आई हैं। अब ओबीसी रिजर्वेशन पूरे देश भर में है, जम्मू कश्मीर में भी वो ग्रांट कर दी गई है लोकसभा के कानून के द्वारा। जल्द ही इसमें परिसीमन करके, एंड आई एम होपफुल कि इस परिसीमन के बाद जल्दी जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपैलिटी पंचायत के चुनाव हो। लेकिन जिला विकास परिषद जम्मू कश्मीर में है अभी, और जिला विकास परिषद जम्मू कश्मीर में बचा है इफेक्टिवली बात की पार्लियामेंट चुनाव हो रहा है। 5 सदस्य बचे पार्लियामेंट के, हो रहा है या डीडीसी बचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव, पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं जी। ये कीप अश्योर्ड। ये आपके चैनल से फिर एक बारी जम्मू कश्मीर के लोगों को एश्योर करना चाहता हूं, बुरी से बुरी चुनी हुई सरकार, अच्छी से अच्छी ऑफिसर साहिबान की सरकार से
वो बेटर ही रहती है हमेशा। तो चुनी हुई सरकार वक्त से वक्त गवर्नमेंट इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से बेटर रहती है। लेकिन पठानी साहब सवाल ये उठता है कि आपने पहाड़ी ट्राइब्स को क्यों लॉलीपॉप दिया, और दूसरा ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दे रहे हैं ये तो आपने क्लियर नहीं किया। आपने सिर्फ ओएससी को ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया और ये नहीं बताया कि कितनी रिजर्वेशन दे रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कुछ शरारती तत्व और कुछ पॉलिटिकली रिजेक्टेड, जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया, हमने क्या, लोगों ने रिजेक्टेड राजनेता, वो ऐसे एक कंफ्यूज नैरेटिव बनाने में जम्मू कश्मीर की कोशिश करते हैं। 27% ओबीसी को रिजर्वेशन कमेंसुरेट टू देयर पॉपुलेशन मिलेगा। पॉपुलेशन बहुत बड़ा इंडिकेटर है, ये नहीं कोई भाजपा या पठानिया कह रहा है, ये देश का कानून कहता है, इंडिकेटर है उनकी, उसके मुताबिक। लेकिन वेलकम बात यह है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। ओएससी से नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया। ओएससी वाज ए लूज टर्म जी। ओएससी के लूज टर्म में बहुत सी ऐसी कैटेगरीज जो उसमें थी वो नहीं होनी चाहिए थी जी, और जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और ओबीसी का मतलब है पूरे देश के एक प्रैक्टिस प्रेसिडेंट आप पे बाइंडिंग है, तो कंट्रोल रहेगा, अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। और फॉर द फर्स्ट टाइम निकाय में भी, म्युनिसिपल पंचायत में ओबीसी के लिए पंच और सरपंच रिजर्व होगा, कॉर्पोरेटर रिजर्व होगा, और तो और अध्यक्ष पद भी बड़ी जगहों पर रिजर्व हो गए। एक नया ये जो मॉडल आया। जहां तक पहाड़ी रिजर्वेशन की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रिंसिपली डिसाइड किया है और वो कानून भी बाय लॉर्ड पार्लियामेंट में पास होने की तैयारी में है। आई एम होपफुल कि जल्द ही ये कानून भी पारित होगा। उसके पीछे कुछ बिहाइंड द सीन कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, उन इफ्स एंड बट्स को क्लियर करके और फिर बोलूंगा कि यही पॉलिटिकली रिजेक्टेड जो लोग हैं कुछ हद तक ये भी सक्सीड हो गए हैं एक नया एक कंफ्यूजन क्रिएट करने में, और पहाड़ी वर्सेस नॉन पहाड़ी के बीच में एक नया एक इंतशार पैदा करने की। इसमें तो प्रोफेशनल है ना ये लोग। जम्मू वर्सेस कश्मीर 47 से पहले नहीं था जी, पहाड़ी वर्सेस गुजर 47 से पहले नहीं था, लामा वर्सेस वो जिसे कहते हैं बौद्ध वहां का ले का लामा वर्सेस शिया, तो ऐसा कोई गैप था नहीं यहाँ। ये तो वो ये क्रिएट करते हैं, लेकिन होपफुली ये धुंध हटेगी, वो लाइट आएगी, अंधेरा वो छटेगा और सूरज खिलेगा, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक और बात कहते हैं जो उतरते नहीं है। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर जम्मू कश्मीर पर डिपेंड करता है कि आपके साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात है, आपने पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। हालांकि किससे बातचीत करें ये वही डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक कहा आपने, खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दे दिया कि पाकिस्तान मतलब बात किससे करें, उनकी आर्मी के साथ करें, आईएसआई के साथ करें, या उनके उन नेताओं के साथ बने कि जिनकी क्रेडिबिलिटी ही कोई नहीं है, सुबह कुछ बोलते हैं रात को कुछ बोलेंगे और चलेंगे कितनी देर में ये भी पता नहीं है, कब उनको डाल दिया जाएगा। लेकिन एक घिसा हुआ, पिटा हुआ और मुफलिसी का मारा हुआ एक कमजोर एक मुल्क है पाकिस्तान। ना पाकिस्तान में दम है, ना पाकिस्तान की आज ऐसी पोजीशन है, और ना ही कोई औचित्य है पाकिस्तान के साथ बात करने का। और हिस्ट्री, इतिहास देखें आप, ट्रैक रिकॉर्ड, बातचीत करने की जितनी भी अटेम्प्ट्स हैं वो फेल हुई हैं। और अब ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये भारत का स्टैंड है जी। नो टॉक्स विद पाकिस्तान, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और मेरा फिर एक नेक सलाह, मुफ्त की सलाह फारूक अब्दुल्ला साहब को कि आप एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप भारत सरकार का फॉरेन अफेयर्स, भारत सरकार अपना कैसा चलाए, आप उपदेश देते अच्छा नहीं लगता आपको। गाजा का जिक्र करना कि अगर बातचीत नहीं होगी तो कश्मीर गाजा में तब्दील हो जाएगा, ये देखने कितने गाजा में कुछ और स्थिति और परिस्थिति है जी। भारत का पैलेस्टीनियों के लिए एक सहानुभूति और पैलेस्टीन कॉज के ऊपर भारत का जो स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी का भी वही स्टैंड है। 14 के बाद आने के बाद भी हमने को स्टैंड अपना बदला नहीं है। जो कंसिडर्ड स्टैंड है पैलेस्टीनियंस के लिए होमलैंड का, भारत उसे अफर्म करता है। लेकिन कश्मीर और गाजा की कोई सिमिलरिटी आपस में बिल्कुल नहीं है। कश्मीर इज ए सेपरेट केस एंड गाजा इज ए सेपरेट केस। मैंने कहा आडंबर की, अतिशयोक्ति की जिसे कहते हैं, एग्जेजरेशन की पॉलिटिक्स, राजनीति आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला करते हैं, लेकिन चलेगी नहीं है, ये औंधे मुंह गिरेगी, दिखाई नहीं देंगे ये लोग आपको जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। जी पठानिया साहब, 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ट्रिपल तलाक आपने कर दिया,
370 पास्ट, अब 2024 में क्या कोई फिल्म दिखाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया अभी। यूनिफॉर्म सिविल कोड करना है हैं? जी और ये बाकी विषय तो भारतीय जनता पार्टी के मूल थे। धारा 370 राम मंदिर जी किसी धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष का नहीं था। फारूक अब्दुल्ला ही कह रहे हैं राम तो सबके हैं। जी तो राम के नाम पे राजनीति क्यों? और अब तो साइंटिफिकली जब साबित हो गया कि वहां पर राम मंदिर ही था, तो पूरे देश के एक सनातन धर्म की भावनाओं के मुताबिक वहां पर मंदिर का तामीर होना, मंदिर का बनना, वो तो लाजमी था, वो जरूरी था। जी लेकिन ये भगवान राम ने ही डिसाइड किया था कि राम भक्त ही, राम के नाम पे अडंबर करने वाला नहीं, राम भक्त ही कोई ये क्रेडिट मिलेगा, ये शिलान्यास उन्हीं के हाथ से होगा। तो पूरे देश ये में कांग्रेस के लोग उस समारोह में जाने के लिए कतरा क्यों रहे हैं? कभी वो अपने असेस किया उनकी क्या प्रॉब्लम? भगवान राम के सामने जा नहीं सकते, झूठे आदमी जा नहीं सकते उनके सामने। जी आज तक झूठ बोला है, जी तो राम राम करने से भी डरेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति, डिवीजन की, जिसे कहते हैं तोड़फोड़ की राजनीति, गैप की राजनीति कांग्रेस ने आज तक की है, मिसलीड करने की राजनीति की है। मुझे लगता नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बेचारे, जी। किस मुंह से जाएंगे जरूर, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद जाएंगे और पब्लिक व्यू से छुप के जरूर जाएंगे उधर, जी लेकिन पब्लिक व्यू में जाने की बेचारों को हिम्मत नहीं हो रही। जी बिल्किस बानो को लेकर के वर्डिक्ट आ गया है। जी। कोई एक धब्बा, हालांकि वो कोर्ट का प्रोसीजर था, लेकिन फिर भी एक बीजेपी पर एक लगा हुआ था स्टिग्मा सा। देखिए तो दूर हो गया। एक बिल्किस बानो के फैसले का सुप्रीम कोर्ट की देश की शीर्ष अदालत ने दिया है जी और एक लीगल प्रिंसिपल्स और प्रपोजिशंस पे रिलाय करके दिया है। इस लीगल प्रिंसिपल और प्रपोजिशन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को, एक अर्लियर फैसले को निरस्त करके नया एक फैसला दिया है। उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं उसका, ऐसी कोई बात नहीं। जी और को राजनीतिक ओवरटोन्स उसको देना मुझे लगता नहीं को ज्यादा तर्क संगत होगा। पूरी दुनिया भर में, देश भर नहीं दुनिया भर में अब ये ओपिनियन है जी। कि रेट्रीब्यूशन नहीं, पनिशमेंट रिफॉर्म करना है। जी जी तो काफी एक 15-15, 20-20 साल से वो लोग चलिए भाई साहब, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अमूमन मैंने कवर किया हुआ है आपके चुनाव, सारे लोकसभा के, विधानसभा के हों, भावनात्मक मुद्दों पे आप चुनाव लड़ते हैं। इस बार विकास पे मुद्दा है। विकास पे चुनाव होगा। जी भारत को विश्व गुरु बनाने और 3rd नंबर पूरी दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में बनना, भारत का ग्लोबल लीडर बनने के लिए यही विषय है। इसी विषय पे सुरक्षा स्थिति में जो इम्प्रूव्ड एक भारत और भारतीयता और भारतीयों का जो सम्मान, भारत का जो सम्मान पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो बना है, इसके ऊपर लड़ेंगे। हमारी जो लोक लुभावनी पॉलिसी और प्रोग्राम है, इस पे चुनाव लड़ेंगे। और उद्दंडता नहीं, बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि लोगों का आशीर्वाद हमें उम्मीद है कि बड़े जोर शोर से हमें मिलेगा। पठान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद विनोद जी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।